आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो क्या होती है सर्कुलर मोशन, किस तरीके से मोशन करे पार्टिकल, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अराउंड अ डेफिनिट पॉइंट बाय अज्यूमिंग इट एज अ सेंटर विद कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पर ये जो टर्म है कांस्टेंट स्पीड, एक ऐसी स्पीड से उसको मूव करना है जो उसकी स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखे, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है, जिस मोशन में कोई पार्टिकल इस तरीके का मोशन करे। जैसे मान लीजिए डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल P है, वो एक पॉइंट O को सेंटर मान करके कांस्टेंट स्पीड से, यहाँ पर वेलोसिटी v वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली क्या है, इफ अ पार्टिकल मूव्स अराउंड अ पॉइंट बाय अज्यूमिंग इट्स सेंटर एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो इस तरीके की मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोला जाता है। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यही है कि इसकी जो स्पीड होती है दैट इज वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ दिस मोशन। तो अब इसमें कुछ और चीज़ है, जैसे कि अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल पे, तो वो टेंजेंट क्या ड्रा करती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को ड्रा करती है। जैसे हमने बताया कि इस मोशन में स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट रहती है, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है। क्या चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, कैसे पता चलेगा कि ये चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, किसी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए आप, मान लीजिए स्मॉल p को ले लिया, कैपिटल P को ले लिया। अब इस पर एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। टेंजेंट ड्रा करना हमने हाई स्कूल में सीखा है, तो बस क्या करना है, इस पर टेंजेंट ड्रा कर देनी है। और यही टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को कैसे निकालना है, सिर्फ आपको टेंजेंट ड्रा करनी है। किसी यहाँ पर ले लीजिए आप कोई पॉइंट, इस पर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, तो ये इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके का ये सर्कुलर मोशन है। आपको हर पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन को देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज सर्कुलर मोशन। अब हम आते हैं, इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने बताया आपको कि जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो उसमें स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। अब when the particle moves in a circular path, the angle to which a particle's radius vector max फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जैसे कि हमने बताया था कि अगर कोई सर्कुलर मोशन होती है तो उसमें क्या होता है, कोई पार्टिकल किसी एक पॉइंट को अपना सेंटर मान लेता है और उसके अबाउट क्या करता है, घूमने लगता है, रोटेशन करने लगता है। अब हम अगर मान लें कि किसी एक पॉइंट से इसको हमने ज्वाइन कर दिया सरकमफेरेंस से, और ये रेडियस वेक्टर है आर है। अब हो क्या रहा है कि मान लीजिए किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में ये पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन से एक एंगल बना रहा है जिसका नाम है डेल्टा थीटा। तो इस डेल्टा थीटा को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि एंगल, कितना एंगल घूम गया है कोई पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दिस एंगुलर डेविएशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर। तो दिस इज समथिंग, क्योंकि क्या है ये, जैसे कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितनी है, डेल्टा एस, और त्रिज्या कितनी है, तो कितना रोटेशन हुआ टोटल, दिस आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो उससे आप निकाल सकते हो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जैसे क्या होता है कि वेलोसिटी निकालने का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वही होता है, यानी कि v इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही होता है। इसमें भी वही करना है, चूंकि हम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात करना है, तो इसका मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको निकालनी हो लीनियर वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में।
तो लीनियर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, यानी कि डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, दिस इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। ये तो आपने पढ़ा होगा, बहुत बार ये देखने को मिलता है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या है? डी आर बाई डी टी। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है रिलेशन बिटवीन दी एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी v, और रेडियस ऑफ सर्किल क्या है? r है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब चूंकि v और ओमेगा और r तीनों क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें जो वेक्टोरियल रिलेशन होगा वो भी हमें याद होना चाहिए, और उसकी वैल्यू होती है v क्रॉस इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। तो ये दोनों याद रखने हैं रिलेशन, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनकी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है एज इट इज़, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल इस पे आते हैं, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण। इसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। क्या है ये? तो अभी जैसे बताया कि सर्कुलर मोशन होती है, तो उसमें एक पार्टिकल जो है वो किसी एक पॉइंट को फिक्स मान करके उसके बाद मोशन करने लगता है। अब उसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है हमारे पास में कोई पार्टिकल। अब इसके पास में एक तो सेंटर है, जैसे कि ओ यहाँ पर दिखाया गया, ये सेंटर है इसका, और उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है? रोटेशन, सर्कुलर मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ कर रहा है। तो अब क्या होता है, जब ये मोशन करता है तो इसके ऊपर एक तरीके का एक्सीलरेशन लगता है। उस एक्सीलरेशन की वजह से ही इसका जो मोशन है वो पॉसिबल हो पाता है, जिसका नेचर इस तरीके का होता है कि वो उस मोशन की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखता है, यानी कि वेलोसिटी को, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन को टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। तो अब ये किस वजह से चेंज हो रहा है? उसका नाम है एक्सीलरेशन, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो इस तरीके से डिपिक्टेड है: व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एन एक्सीलरेशन एक्ट्स ऑन इट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। किस तरफ डायरेक्टेड है? सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है ऑफ मोशन एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम बाय दिस एक्सीलरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये याद रखना है हर हालत में। और इसका जो फार्मूला है इसको बोलते हैं ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है? एक ऐसा एक्सीलरेशन जो सर्कुलर मोशन के दौरान लगता है पार्टिकल के ऊपर, जिसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होता है, और ये परपेंडिकुलर टू द मोशन लगता है। परपेंडिकुलर होने की वजह से ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर पाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब है ये एक अभिकेंद्रीय बल है। जैसे हमने बताया कि कोई मोशन कर रहा है, तो उस मोशन को करने के लिए कोई ना कोई, जैसे कि कहा जाता है न्यूटन्स लॉ के हिसाब से कि कोई भी पार्टिकल है रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो बाह्य बल नहीं लगेगा तो पार्टिकल बिना बल के कैसे मोशन कर पाएगा? इसलिए इसको कौन सा बल लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यानी कि अभिकेंद्रीय बल लगेगा। क्या कहते हैं इसको? तो डरिंग द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट दैट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का नेचर इस तरीके का है कि ये हमेशा डरिंग दी सर्कुलर मोशन एक्ट करता है पार्टिकल के ऊपर, और इसका डायरेक्शन आप देख पा रहे होगे टुवर्ड्स दी सेंटर। अगर ये सेंटर मान लीजिए आप, तो इसकी तरफ ही डायरेक्टेड है, यहाँ पर भी और यहाँ पर, यानी किसी भी पार्टिकल पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग है, टेंजेंशियल टू दी सर्किल है, सर्कुलर सरकमफेरेंस है, लेकिन हमारे पास में जो डायरेक्शन है फोर्स की वो हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर है, किसी भी पॉइंट पर आप ले लीजिए। तो आप चूंकि जानते हो एफ बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को हमने अभी डिफाइन किया था, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एफ निकालना चाहते हैं अगर आप, एफ का मतलब है एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका मतलब है एफ एम वी स्क्वायर बाई आर, या इसको अगर वी के टर्म में लिखा, आर ओमेगा के टर्म में चाहें तो ओमेगा के टर्म में सिंपली लिखा जा सकता है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, तो ये सब आपके पास में होगा। दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओमेगा के टर्म में और वेलोसिटी के टर्म में। अब एक और जो फोर्स है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एक तरीके का ये इमेजिनरी फोर्स है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये जो है एग्जिस्ट तो नहीं करता है, लेकिन ये हमारे पास में
कभी कभी जो है अपीयर होता है। कैसे अपीयर होता है? मान लीजिए हमारे पास में कोई दो कंडीशन आप ले लीजिए। पहली कंडीशन में ये लेना है आपको कि हमारे पास में एक टेबल है, उसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है और वो एक जो है वो स्ट्रिंग से बंधी हुई है, और साथ ही साथ तो इसमें देख रहे हैं कि स्ट्रिंग से बंधी हुई एक बॉल है और जो कि मोशन कर रही है बराबर सर्कुलर टेबल के ऊपर, और इस सर्कुलर टेबल पे एक कील गड़ी हुई है जिससे ये स्ट्रिंग बंधी हुई है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जब ये कील से जुड़ी हुई है रॉड सॉरी स्ट्रिंग और बाल दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अब अगर आपके पास में कोई व्यक्ति है या कोई आदमी है जो कि यहाँ ज़मीन में खड़ा हुआ है और टेबल को देख रहा है, तो टेबल को देखने पर इसको लगेगा कि ये बॉल जो है ये मोशन में है। जब बॉल मोशन में है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसके लिए कोई एक फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कहाँ से आ जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, यानी कि आपका अभिकेंद्री बल आएगा। वो तो सीधी सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो तो एक नेचुरल है, वो तो एक रियल फोर्स है जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब मान लीजिए यही वाला आदमी ये कहाँ चला जाए? टेबल के ऊपर चला जाए। अब अगर ये टेबल के ऊपर चला गया तो इसके रिस्पेक्ट में ये बॉल जो है वो कैसे होगा? स्टेशनरी हो गई, यानी कि मोशन ही नहीं कर रही। अब अगर बॉल मोशन नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है? पहले तो मोशन कर रही थी, जो आदमी जमीन पे खड़ा है उसको दिख रहा है मोशन है, लेकिन अब इसको लग रहा है कि मोशन ही नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसके होने का कारण सिर्फ एक है और वो है अभिकेंद्रीय बल, यानी कि जो सेंटर की ओर फोर्स लग रहा था ठीक इसके अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड में एक इमेजिनरी फोर्स अराइज हुआ है जो कि इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है और इसका जो मोशन है वो जीरो कर दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन स्टैंडिंग ऑन द टेबल। तो इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ये एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन ये अराइज होता है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेज। इसीलिए कहा भी गया है कि एन इमेजिनरी फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन सम सर्टेन सिचुएशंस, नॉट ऑल सिचुएशंस, सम सर्टेन सिचुएशंस विच डज नॉट एक्ट एक्चुअली बट इट फील्स लाइक अ रियल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जैसे मान लीजिए आपने सेंट्रीफ्यूग मशीन देखी होगी। सेंट्रीफ्यूग मशीन का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए आप घरों में देखते हो तो वहाँ पर जो है जब जो है पहले क्या किया जाता था, दूध है जैसे एक बाल्टी में एक पतीली में मान लीजिए दूध है, अब इससे को मथनिया से मथा जाता है। देहात में गांव में देखिए आप, अब तो खैर वो मशीनें आ गई हैं जो बिजली से भी मथ लेते हैं उससे, लेकिन उसका प्रिंसिपल वे ही होता है कि जब हम जानते हैं कि जो घी है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़ा सा हल्के होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मिल्क, मिल्क से कम है, तो कम होंगे तो इसका मतलब है वो सेंटर के पास में ही मोशन करेंगे, और जो बड़े होंगे वो उस बड़े लार्ज सर्किल के पाथ को अचीव करेंगे। तो अब छोटे वाले जो होंगे वो सब सेंटर की ओर जाते रहेंगे ड्यू टू दिस अभिकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मिल्क पार्टिकल इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है बिकॉज दीज आर ऑल मोशंस, ये भी मोशन में है। अब चूंकि ये हल्के होते हैं इसलिए क्या होते हैं सेंटर की तरफ आते रहते हैं और सेंटर में आकर के जमा हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम आइसक्रीम या जो भी मिल्क है आपका वो घी से अलग कर लेते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसका एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया। सेंट्रीफ्यूगल का हमने दिया है तो सीधी सी बात है हमें जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एग्जांपल देना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के दो एग्जांपल दे लीजिए। एक ले लीजिए कि कोई अर्थ है, मतलब अपनी ही अर्थ है, कोई क्या एक ही अर्थ है। एक अर्थ है हमारी जो कि सन के अबाउट ये अर्थ है और ये सन है, यानी कि कोई भी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में अगर कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी जो भी है वो सन के अबाउट मूव कर रहा है तो उसके लिए मोशन के लिए क्या चाहिए? एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो कहाँ से आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि न्यूटन बाबा ने दिया था, तो उस फोर्स से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के अबाउट मोशन कर रहे हैं, तो इनको भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो आएगा कूलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन दैट इज निगेटिव। तो दीज आर द टू थिंग्स, ये आपको याद रखनी है। अब एक जो लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोशन ऑफ अ पार्टिकल टाइड टू अ स्ट्रिंग इन वर्टिकल सर्किल। इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पर इंड हो जाएगा और हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि सपोज कर लीजिए हमारे पास में कोई पार्टिकल है, जैसे कि हमने बताया था आपको पहली स्लाइड से बता रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो किसी सेंटर को मान करके मोशन करता है, उस पर एक फोर्स लगता है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और मोशन करने के लिए हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, कभी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो सकता है, कभी कोलम्बिक अट्रैक्शन हो सकता है एंड अदर थिंग्स। अब यहाँ पर कहाँ से आएगा? यहाँ पर आएगा आपका जो टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग का दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, और वेट जो है वो नीचे की ओर लगता है, तो इसका जो अगर कंपोनेंट लोगे तो एम जी कॉस थीटा जाएगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इट विल प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर।
यानी कि टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर। ये जो है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल आपके पास में क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा फॉर दिस मोशन। और फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे साइन थीटा का वगैरह को उसमें जो है रख करके आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, फाइनली अगर आपको मिलेगा वो मिल जाएगी वेलोसिटी की एक्सप्रेशन, टेंशन की एक्सप्रेशन और एक क्रिटिकल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन मिल जाएगी। अब हमने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो इसमें ही कम से कम 10-12 मिनट लग जाएंगे, बहुत ही लॉन्ग डेरिवेशन है और हमें आपको शॉर्ट में सब चीज़ें समझानी है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपसे क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन रिलेटेड टू होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें v इक्वल्स टू √3 + 2 cos थीटा इंटू GL है, इसको रख दीजिए आप उठा करके, तो 3 + 2 cos थीटा इंटू GL है, ये सॉल्व आपके पास में रहेगा। दूसरा वाला 3mg 1 + cos थीटा, दिस इज टेंशन इन अ स्ट्रिंग, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन पाथ, और ये क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाकी फार्मूले हैं याद रखे जा सकते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब ये है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में अगर वो पार्टिकल ए पर है आपके पास में, ठीक है, यानी कि किसी एक पार्टिकल पर है ए जिसका नाम है, तो उस पार्टिकल ए पर पहुंचते पहुंचते उसकी कितनी वेलोसिटी हो कि ये, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको पार करने के लिए कुछ मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी तो वो पार्टिकल पार नहीं कर पाएगा बल्कि ये नीचे की ओर गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो पार करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत होती है। दैट मिनिमम वेलोसिटी टू क्रॉस दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। एंड अब चूंकि देख पा रहे हो, अगर इसके रिस्पेक्ट में हम देखें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये कितना एंगल बन रहा है, पाई का एंगल बन रहा है। पाई का एंगल बनने का मतलब है अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें, हमारा यहाँ पर देखिए तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 = 1, यानी कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी √GL आपके पास में, तो √GL हो जाएगी, वही हमें देनी है यहाँ पर, और वो हमारे पास में पर लिखी हुई। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज नथिंग बट द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू क्रॉस दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आपको आया पसंद आया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन की। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे उनको भी फायदा हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है पहला वाला, इसमें दिया गया है कि एक सैटेलाइट है इज ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट है, पहले ही दे दिया है। ओनली फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। अब हमने बताया था कि जब सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे सन जो है, सन के अबाउट अर्थ मोशन कर रही है सर्कुलर मोशन, तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से आता है। न्यूक्लियस के अबाउट अगर इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो कहाँ से आता है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए आप लोग। अब हम आपको बताएंगे दूसरा क्वेश्चन। 2 कार्स हैविंग मासेज m1 and m2 मूव इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r1 and r2 respectively. If they complete the circle in equal times, the ratio of their angular speeds ω1/ω2 क्या होगा। यानी कि दो कारों का द्रव्यमान m1 तथा m2 है, ये r1 तथा r2 त्रिज्या के दो वृत्तों पर घूमते हैं। यदि दोनों कारों का परिक्रमण काल समान है तो उनके कोणीय वेगों का अनुपात यानी कि ω1/ω2 निकालना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो कोणीय वेग होता है ओमेगा, उसका टी के साथ क्या संबंध है, दैट इज रिलेटेड टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ω1 2π/T1 हो जाएगा, ω2 2π/T2 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो ω1/ω2 2π/T1 इंटू 2/2। अब T1 = T2 है, दे रखा है, परिक्रमण काल क्या है, समान है, तो इसका मतलब है ω1 ω2 का रेशियो आ जाएगा 1, यूनिटी आ जाएगा, तो जो कि दिया हुआ है ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा, ω1/ω2 = T। कंफ्यूज करने के लिए रेडियस भी दे दिया है, मास भी दे दिया है। पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी कि रेडियस दे रखा है आपके पास में और 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन निकालना है। मैंने बताया था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज v²/r। v²/r ही तो बताया था। जब ये बता दिया तो इसका मतलब है v = r, ओमेगा भी बताया था, तो ω²/r हो जाएगा, ω² × r। ओमेगा = 2π/T होता है, दैट इज 2πn, उसका होल स्क्वायर करोगे तो ये 4π² × n² n 2 है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, दिस इज नथिंग बट सिंपल सा 2πn² और आपके पास में 4π² आ जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, 4 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे 100 और 10⁻² पहले से मौजूद है तो इसका मतलब 1 बचेगा। दिस विल बी यूनिटी एंड टू 4π², तो ऑप्शन इज 4π², दैट इज ऑप्शन ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने बताया हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी कार है, मूव कर रही है किसी पाथ पे और कांस्टेंट स्पीड है उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर इन ए प्लम्ब जो है थ्रेड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार विद द हेल्प ऑफ रिजिड लाइट रॉड ऑफ द लेंथ 1 मीटर। द एंगल सबटेंडेड बाय द रॉड फ्रॉम द पाथ इज। क्या एंगल चाहिए? अब चाहे इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है कि कितना एंगल से कार मूव करे कि वो किसी मोड़ को क्रॉस कर जाए, तो वो सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा आपके पास में। बस इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि सपोज़ कर लीजिए हमारे पास में कोई भी कार है इस तरीके से और वो किसी सड़क के ऊपर मूव कर रही है। अगर वो इस कॉर्नर पे पहुंचती है यानी कि मोड़ पे पहुंचती है तो उसको इतना यू टर्न लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू है थीटा। इतना टर्न ले कि वो सड़क को क्रॉस कर जाए। इस इतने टर्न को, इस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा को रिप्रेजेंट किया जाता है tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वी वेलोसिटी है ऑफ कार, tan थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है, थीटा इज दैट रिक्वायर्ड एंगल जिससे उसको मूव करना है, टर्न करना है, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द पाथ है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। दिस इज स्क्वायर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन वही है हमारे पास में, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक बदल दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही एंगल है हमारे पास में tan थीटा इक्वल टू 20/r(g), वेलोसिटी दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है, एल दिया है, जी हमें पता ही है कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पर सीधे सीधे। तो कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 100/v²/rg। तो ये कितना हो जाएगा, π/4। π/4 ही होता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, यानी कि tan π/4 इक्वल टू 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, π/4 दैट इज 45 डिग्री। तो दोस्तों आई थिंक एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।